BA प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात गद्य साहित्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमने कथा यात्रा इस पुस्तक में से अब तक जो कहानियां देखी थी उन कहानियों का शीर्षक एक बार देख लें। रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखित जमींदार का दृष्टांत, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था, प्रेमचंद लिखित नैराश्य, जयशंकर प्रसाद लिखित पुरस्कार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजय जी द्वारा लिखित नारंगियां, जैनेन्द्र द्वारा लिखित वह सांप, मोहन राकेश द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता, फणीश्वरनाथ रेणु लिखित ठेंस, और जिस कहानी को आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं वह है मैत्रेय पुष्पा द्वारा लिखित फैसला कहानी। फैसला इस कहानी में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि वसुमती नाम की एक महिला जिसका जो पढ़ी लिखी है, जिसका विवाह एक देहात में हो जाता है, जिसमें उसका पति गांव का प्रधान है। कुछ दिन बाद वह अनेक ग्रामों का प्रमुख बन जाता है और अपने गांव की चुनाव के लिए अपनी पत्नी को प्रधान के रूप में खड़ा करता है और उसकी पत्नी जीत कर भी आती है। लेकिन प्रधान के रूप में जो उसे काम करने हैं वो काम करने नहीं दिए जाते। एक और महिलाओं का आरक्षण किस प्रकार से राजनीति में आया हुआ है, इस पर एक करारा व्यंग्य करते हुए लेखिका लिखती हैं कि वसुमती तो प्रधान के रूप में चुनी गई है, जनता ने उसे चुन करके दिया है, मगर वह प्रधान का कोई काम नहीं कर रही है, अपितु वह अपने पति के उल्हाने पर, अपने पति के आदेशों पर यथासंभव ये काम टाल रही है और केवल वह प्रधान के रूप में हस्ताक्षर की स्वामिनी मात्र बन चुकी है। अब देखिए, इसमें 2-3 फैसले जो प्रधान ने करने चाहिए थे वो ठीक ढंग से किए नहीं गए और आगे क्या होता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि कल की बात थोड़ी सी पुनरावृत्त हो। बेटी, लड़की का दर्द देखा नहीं जाता अब, बाप राक्षस है, चैन से जीना नहीं बदा हमारे भाग में, कहते कहते वृद्धा के कोएं भीगने लगे, कोर आंखों की कोर कोएं भीगने लगे, धार बहे उठी झुर्रियों भरे मुख पर, क्या करती कोई चारा न था, क्या करती कोई चारा न था, सांत्वना थी मेरे पास तो देती रही, न्याय मिलेगा अम्मा भरोसा रखो, पंच अन्याय थोड़े ही करेंगे। उस समय न जाने कैसे निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के संग चल पड़े। देववीर रोकता रह गया। देववीर जो रणवीर का छोटा भाई है, मतलब वसुमती का देवर है। फैसला करवा कर आई तो अपूर्व तोष में, मतलब संतोष में थी, तुष्ट थी वह अपने आप से। क्यों आज एक ही क्यों न हो, एक लेकिन अच्छा फैसला उसने किया है। अनाम आर्द्रता और प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया गया निर्णय। पवित्र मंदिर सा लग रहा था पंचायत वाला चबूतरा, जिस पर बैठ करके रुके जल को जैसे काट कर बहा दिया हो मैंने। संपूर्ण गंदगी रीता दी हो अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहां। रणवीर ने उस रात धीमे से घर में प्रवेश किया। उसका गंभीर चेहरा दहला देने के तक विध्वंसात्मक हो चुका था। जानबूझकर हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। मेरे कलेजे को जैसे कई खुरों से खूंदने लगा। सनसनाती निस्तब्ध रात में उनका स्वर धीमे से ही बहा, लेकिन भीतर घुला जहर मुझे अपाद मस्तक, मतलब पैर से लेकर के सिर तक नहलाता चला गया जहर में। कचहरी जाने का इतना ही शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती। बार बार मना करने पर भी तो गई ना। मुझसे जवाब नहीं बना उनके कहे वाक्य का।
यह रोज राज की नौटंकी, रोज रोज की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी, बताओ कब बंद करोगी? रणवीर ने घर के शून्य में विस्फोट कर दिया। डर के कारण घिघी बंधने लगी। लगा कि पूरी देह में कंपन की लहरें उठ रही हैं। अनायास ही बोल पड़ी, मैं अपने आप नहीं गई थी, अम्मा और उनकी बेटी बुलाने आई थी। हरदेई का दुख कौन नहीं जानता? सबसे ज्यादा तो तुम जानती हो ना, पति ने कहा। हरदेई गिड़गिड़ा रही थी। कहती थी, रणवीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर। तुम औरत हो भाभी, मेरा दुख समझो, न्याय करो। पति को लाम की नौकरी है, मिलिट्री की नौकरी है। छुट्टी अब 2 साल बाद ही मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए इसी बीच। इसी तरह हमारे दादा तो सोचते हैं कि तुम्हें भेज दिया तो दामाद एक पैसे का मनी ऑर्डर भी नहीं करेगा। ताले में बंद कर देते हैं मुझको, एक बाप हो करके अपनी बेटी को उसके पति से मतलब दामाद से मिलने नहीं दे रहा है। ऐसा बाप है, वो ताले में बंद करके रखता है उसे, मतलब कमरे में बंद करके रहता है और उसकी ताला चाबी उसके पास रहती है। इनसे नहीं मिलने देते, पति से मिलने नहीं देते। अम्मा किसी तरह खोल दें तो पता चले घर में हड़कंप क्या होता है। गंदी गंदी गालियां बाप देता है अपनी बेटी को। 3 बार शहर जा करके खत्म कराया है पेट का बच्चा। मतलब देखिए कि मिलिट्री में जो रह रहा है, जो देश की रक्षा में सन्नद्ध है, ऐसे दामाद के साथ बेटी भेजने को मना करके अपने स्वार्थ के लिए उसका पति उसकी बेटी को घिनौने धंधे में जो दुनिया का सबसे गहनतम पाप है, व्यवसाय है ऐसा, जिसमें अपनी बेटी के का यौन शोषण वो खुद करवा रहा है अन्य लोगों से, और उससे बच्चे भी हो रहे हैं तो वो गिरवा के आ रहा है। तुमने देखे हैं भाभी ऐसे पिता, ऐसे बाप भी देखे हैं कभी? अब की बेर बचा लो बस, अब बचा लो मुझे बस, और कुछ नहीं। तुम्हारा जस नहीं भूलूंगी भाभी जन्म भर, तुम जो यश कमाओगी वो जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगी। इस प्रकार से हरदेई कह रही थी। हरदेई रो उठी थी। मैंने उसकी गुहार फिर भी नहीं सुनी, यही सोचती रही, काश तुमने फैसला कर दिया होगा। यानी रणबीर ने अच्छा फैसला किया होगा ऐसा वसुमती को लग रहा है। वे आंखें गाड़ कर बोले, रणबीर बोले, कैसा फैसला? जैसा तुम करके आई हो। जंगल में रह रही है हरदेई बेटी, आप घर की आप घर की कि बाप घर की बेटी? एक तो अपने घर की होती है, बाप के घर की होती है, वो कोई और नहीं होती। यह मल्टरिया कहाँ रखेगा उसे? मिलिट्री में काम करने का वालेगा ना, अपना खुद ठीक ढंग से पता है ना अपना कुछ ठीक ढंग से घर है, वो कैसे इसको संभाल पाएगा? कहीं भी दोनों में प्रेम होता तो क्या क्या घर और क्या बन। देखिए सच्चाई यह है, अगर पति पत्नी में अच्छा प्रेम हो तो बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं चाहिए, झोपड़ी में भी वो रह ले सकते हैं, वन में भी रह सकते हैं। वे झटके से उठ उठ पड़े, तो मैं रोक रहा हूं उसे क्या? सारी थरथराहट के बावजूद न जाने कैसे शब्द होंठ से बोले, मैंने सुना है कि उसे हाकिमों के पास उनकी हवस पूरा करने के लिए भेजती है। अब देखिए, हाकिम शब्द है, हाकिम नहीं, हाकिम का अर्थ होता है वैद्य, और हाकिम का अर्थ होता है अधिकारी। मतलब इस गांव में जितने भी काम होते हैं सरकारी काम, वो सरकारी काम जिन अफसरों के द्वारा किए जाते हैं, अधिकारियों के द्वारा, हाकिमों के द्वारा किए जाते हैं, उनकी हवस पूरी करने के लिए, उनकी वासना की पूर्ति के लिए इस हरदेई का उपयोग किया जाता है, और खुद बाप उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, उनकी जीभ लपेटा खाने लगी। पहली बार सच्चाई, मतलब पत्नी को सच्चाई पता है, ये पति को पता चली तो वो भी हड़बड़ा गया। तुमने यह सब नहीं सुना कि उसके नालायक भाई की नौकरी कैसे लगी? मतलब उसने सबसे पहला अपना शरीर विक्रय किस लिए किया? अपने भाई को नौकरी लगाने के लिए। वाह पिता और वाह भाई। तुम्हें यह नहीं बताया कि उसका बाप सीमेंट की दलाली निधड़ल किसकी कृपा से कर रहा है? मतलब उसके बाप का धंधा है सीमेंट का, और सीमेंट में जो दलाली बड़ी होती है पक्के मकान बनवाने की वगैरह, तो वह भी किस आधार पर कर रहा है? अपनी बेटी के जिस्म को बेच करके। वीडियो बंद कीजिए, कार्तिक वीडियो बंद कीजिए। तो अपनी बेटी का ही जिस्म फरोशी करके, जो दुनिया का सबसे घृणित कार्य है, उससे वह अपने सीमेंट की फैक्ट्री अच्छी तरह से चला रहा है। वाह,
किस हेतु की हिमायत कर रहे हैं सारे के सारे काम? कैसे हो रहा है? मेरा तो उसमें कोई लाभ नहीं, रणबीर कह रहा है। हाँ, मुझे क्या पता, मुझे तो उससे कोई लाभ नहीं होता। तुम सारी कथा जानते हो, वसुमती बोल रही है। फिर क्यों नहीं छुड़ाते उसे उसके बाप के फंदे से? तुमने जो छुड़ा दिया ना, मेरे खिलाफ फैसला करके ये छिछालेदार, मेरा अपमान किया, इतनी छिछालेदार की मेरी। मैंने जो फैसला दिया था उसके उलट फैसला कर दिया तुमने। पति के फैसले के खिलाफ पत्नी का फैसला, ये कैसे ठीक है? मेरा तो ऐसा कतई इरादा नहीं था। वसुमती ने कहा कि ये पति पत्नी की बात नहीं है, न्याय न्याय होता है, वैसी बात क्यों? फिर उस दिन कैसा इरादा था जब राम सिंह को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी? राम सिंह क्यों भागी पुलिस वैन के पीछे पागलों की तरह खोश खोकर? ये क्यों किया तुमने? राम सिंह को जब पकड़कर पुलिस ले गई, तब उसकी पुलिस की वैन के पीछे भागने की जरूरत क्या थी? अरे तुम एक अच्छे घर की बहू हो, भले ही हो प्रधान, लेकिन क्यों भागे उसके पीछे? क्या कहे होंगे दारोगा जी, क्या सोचते होंगे लोग? यही कि प्रमुख की पत्नी जो प्रधान है, वो ऐसी कंजर तरीका, इतनी गलत काम कर रही है वो। शर्म से तुम गड़ गया मैं। रणवीर कह रहा है, आगे नाटक रचा तो समझ लेना, देख लूंगा तुझे। सुनो, राम सिंह दोषी नहीं था, निर्दोष को सजा पुलिस दे रही थी, इसलिए मैं भागी थी पीछे। वो क्रोध से कांपने लगा, पति भी क्रोध से कांपने लगा। सुन ले और समझ ले अपनी औकात, ध्यान रखो, कितनी खतरनाक बात है। सुन ले और समझ ले अपनी औकात, मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी तुझे। तुझे प्रधान पद के लिए खड़ा करना पड़ा, ये मेरी विवशता थी, मजबूरी थी। मैं दो दो पद भी एक साथ नहीं रख सकता था ना, एक और प्रमुख भी था और प्रधान भी, ये दो दो पदवियां मैं अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए मजबूरी में तुझे खड़ा करना पड़ा। सोचा था पत्नी से अधिक भरोसामंद कौन होगा, इसलिए तुझे खड़ी करना पड़ा। उनके चेहरे पर भरोसामंद शब्द कहते हुए जहरीली हंसी उतर आई, जो मेरे कलेजे में, वसुमती के कलेजे में धार करती चली गई। वो पूस की ठंडी रात थी, शिला की तरह जमा देने वाली शीत, शिला मतलब पत्थर की तरह करके इतनी खतरनाक शीत थी। मैं बाहर ही बैठी रही, ठिठुरन से मतलब ठिठकने से मुख घुटनों में गाड़ दिया था, ऐसा दिखता। हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, मन बड़ा अस्थिर था। लगा कि इसी समय यह घर, यह गांव, यह धरती आसमान त्याग दो और जाऊं, कहीं घर भी निकल जाऊं। आधी रात निकल गई होगी। उसी धुंध में लगा कि परछाई निकट को सरकती चली आ रही है। पैछर पर चेहरा उठाकर देखा, रणवीर थे। वे समीप आकर बैठे, नजदीक आकर बैठे, सिर पर हाथ फेरते हुए मनुहार करने लगे, मनाने लगे उसे। चलो भीतर, सो चलकर, ठंड बहुत है, कहा मेरा मानो। धोती झाड़ती हुई, धोती मतलब साड़ी, साड़ी झाड़ती हुई वह, मैं बुद्ध की तरह, बुद्ध मतलब मूर्ति की तरह उठकर बैठ गई, अकड़ी हुई सी। न विरोध करने की इच्छा हुई, न उल्हाना देने की आत्मीयता जागी। अरागात्मक भावना के चलते अपने आप को ढकेलती रही कमरे के भीतर। वे समझते रहे, पति पत्नी में कोई अंतर होता है क्या? पगली एक समझाते रहे, पति पत्नी में कोई अंतर होता है? पगली एक दूसरे के लिए ही जीते मरते हैं पति पत्नी। गांव वालों को लेकर के वृथा व्यर्थ में अपने को क्लेश क्यों पाल बैठी है? छोड़ दो उसकी बात, हरदई की बात को, राम सिंह की बात को छोड़ दो। और आगे कह रहा है वह रणवीर, हमसे जलते हैं सब। पत्नी प्रधान और पति प्रमुख, दो दो पद एक ही घर में जलते हैं, इसलिए गांव के लोग। देखा नहीं जाता, पति प्रमुख और पत्नी प्रधान चाहते हैं कि तुम द्वार द्वार डोलो। लोग चाहते हैं कि हर द्वार द्वार पर तुम जाओ, एक औरत होकर के, कभी इस घर में कि उसके घर में, कभी इस द्वार, कभी उस द्वार, डर डर डोलते रहो, ऐसा चाहते हैं। लौंडे लपाड़ों हंसी ठट्टा करें, हंसेंगे लोग मुझ पर। लोगों का कहने का मौका मिले कि रणवीर की घरवाली पराये मर्दों के बीच रहती है, जाती है, आती है, उठती बैठती है। आपको याद होगा मास साहब, अब वो अपने मास्टर साहब से कह रही है, पत्र पत्र के रूप में ये पाठ है। आपको याद होगा मास साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी, उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी मेरे नाम। उसमें मेरे सुखद भविष्य की, पति परायण होने की कामना की थी आपने। साथ ही नया सूरज ढूंढने की आस भी जगाई थी आपने। संबंधों को जीतने की चुनौती भेज दी थी।
लिखा था, वसुमती अपने आंगन में सत्य के खंभे डाल करके ईमानदारी की छान डालो, और जिसमें दीन दलित त्रस्त अभिशप्त लोग छांव पा सके, ये को एक प्रधान के रूप में काम करो। यह कहां तक संभव हो पाता है आप भी जानते होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है इस व्यवस्था में, उसे ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन आपकी लिखावट ने मुझे विचलित अवश्य कर दिया। मैं भूल गई मां साहब की पदवी प्राप्त आदमी छल बल और आतंक से जिस प्रजा का दमन करता है, उससे भी मैं अलग नहीं हूं, मैं भी तो दमन कर रही हूं। अपने पति के कहने पर जहां चाहे हस्ताक्षर कर देती हूँ, अपने पति के कहने पर कोई फैसला सुनाने के लिए सभा में नहीं जाती, अपने प्रधान का कोई काम नहीं करती, और बस आखिर में केवल शोषण 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 और शोषण रह जाता है। काश ईश्वरिया होती, ईश्वरिया जो उसके साथ एक गडरिये के रूप में, गडरिये की पत्नी बन करके आई थी उसी गांव में, उसी के शादी के समय में उसकी भी शादी हो चुकी थी, और वो जिस प्रकार से मुंह फटती, जो सामान्य लोगों के लिए खास करके महिलाओं के लिए लड़ रही थी, उस तरह मैं अगर काश लड़ पाती या ईश्वरिया प्रधान बन जाती तो कितना अच्छा हो जाता। आढ़ मर्यादा की दीवारों से बाहर मुक्त आकाश तले, ये कोई दीवार नहीं रहती, कोई आड़ पट्टी नहीं रहती, और बाहर खुले आकाश में जाकर के मैं जनता का फैसला करती। कुलीन कहे जाने वाली थोथी परंपराओं के भ्रम से परे जाकर के रहती। ये कुलीन परंपराएं हैं, स्त्री ने घूंघट उठाना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी पराये मर्द के साथ बोलना नहीं चाहिए, किसी कैसी परंपराएं नालायक लोगों की। काश मैं ईश्वरिया होती। वो आगे कह रही है, काश रणबीर के पास अभिजात्य की तुरुप की चाल न होती। अभिजात वर्ग होता है ना, जो उच्च वर्ग, रणबीर के पास वो चाल न होती। तुरुप मतलब हुकुम का इक्का उसके पास न होता, तो परों को बींधता हुआ उड़ती हुई ये पिंजड़ा खुद उड़ा करके मैं चली। जिस पिंजड़े में मैं बंद हूं, वो पिंजड़ा मैं उड़ा करके ले जाती, इतनी ताकत थी ईश्वरिया जैसी अगर मैं होती तो। भोर होने लगी थी शायद, पंछियों की चिहचिहाहट सुनकर मैं उठ बैठी। यद्यपि देह में निद्रा और सुस्ती के लक्षण न थे, फिर मन मार निस्तरता के चलते रोम रोम अनमना था। यानी रात भर वो ठंडी में बैठी रही थी ना, इस वजह से शरीर उसका टूट रहा था, एक प्रकार से चकड़न, ठंडी में जिस प्रकार से शरीर में दर्द होता है वैसा हो रहा था। चौका चूल्हा लिप पोत दिया, कंडे सुलगा दिए, चूल्हा लिप दिया, मिट्टी से लिप दिया, और रसोई बनाने के लिए उसमें सरकंडे भी लगा दिए, सुलगा दिए, आग लगा दी। रणवीर को कुल्ला दातुन से पहले चाय पीने की आदत थी। वाह वाह रे वाह। चाय डाल करके कपलेट भीतर ले जा रही थी कि दरवाजे की ओर से आती हुई चीख चिंगाड़ आंगन में मंडराने लगी। अरे वो रन्ना की दुल्हन, ओ बसुमतिया, अरे बाहिर तो आ, बिरथा है तेरी विद्या, खाक है तेरी पढ़ाई, और राख हो गई तेरी प्रधानी। यह कातर करुण स्वर, यह रोदन की लय में छटपटाती हुई ईश्वरिया थी। विलापात्मक करुणासनी प्रकंपित आवाज में वो बोल रही थी। हाथ में थमा प्याला थरथराने लगा वो सुमति के, न जाने क्या होगा। अरे जल्दी आजा, बड़े पिपरा के तले कुआं में कूद के हर देई ने पिरान तज दिए, आत्महत्या कर ली। कितने दिन सहेगी अपने बाप के अत्याचार, कमाल है। उल्टी तरफ भागने लगी, रणवीर के कमरे की ओर। टांगे कांप रही थी, सांसों में अवरोध टकरा रहा था। क्यों आत्महत्या की हरदेई ने, क्यों आत्महत्या कर ली? कितनी बार अपने ही पिता के द्वारा कोई बेटी अपनी ही इज्जत का सौदा कितनी बार करेगी, अपने पति को छोड़ करके। विश्वास नहीं हो रहा था, पर भीतर कोई अदृश्य अस्पष्ट वसूला आत्मा को छिलने लगा था। रणबीर बिस्तर पर नहीं थे, देहशिला से भारी होने लगी थी, पांव गतिहीन निढाल हुई आंगन में ही बैठ गई। किसने उलट दिया ये निर्णय? रात ही रात में सब कुछ कैसे विपरीत हो गया? पंचों का फैसला रद्द किसने किया? किसने रोका उसे पति के संग जाने से? ईश्वरिया ने मुझे कंधों से झकझोर डाला, कंधे पकड़े बसुमती के और झकझोर डाला। अब बैठी ही रहेगी? आखिरी समय मुख तो देख ले, अंतिम दर्शन तो कर ले। हरदई तुझे वोट देने आई थी, जुलूस में झंडा उठा के चली थी तेरे नाम का। हाँ, उसकी अनोखी आन बान वाली छवि आंखों में तिर गई। वसुमती देवी जिंदाबाद,
वसुमती भाभी अमर रहे नारे देते उसने वोट के लिए प्रयास किया था। ईश्वरिया का शोक गीत न थमा था। अच्छा होता वसुमती हम अपना वोट काठ के लुटिया को दे देते। काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के किसी बाहुली को हमारा वोट देते। तुझे वोट दिया, गलत काम किया। निर्जीव लकड़ी को दिया होता तो अच्छा होता। उठाए तो उठती, तो बैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में तो पड़ती न। रणबीर पर रणबीर की दुल्हन तुम तो हो बड़े घर की बहू रही, प्रमुख जी की पत्नी, घूंघट में लिपटी पतुरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। पतुरिया मतलब स्त्री। पीपल के तले पहुंचे सब मिलकर के। वहां भी क्या हुआ, क्या होना था। दारोगा, सिपाही और रणबीर, गांव के मुंह देखा लोग विराजमान थे वहां। हरदेई के पिता ने रोदन में, मतलब अपने, ये सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है, गलत आदमी है। वो अपनी बेटी की मौत पर रोदन में, मतलब रोने का नाटक करके पुलिसिया कलम लिख रहे थे, मतलब वो रिपोर्ट लिखवा रहा था पुलिस में। दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को भेजते नहीं थे उसके साथ, पर होनी को कौन टाल पाए। जी दारोगा जी, प्राण खो दिए मेरी हरदेई ने, माँ बेहोश पड़ी है घर में। ईश्वरिया विक्षिप्तों की तरह आगे को भागी, दहाड़ मारकर कहने लगी, ओ दारोगा जी, असल बात तो ये है। वो कहना चाहती थी, लेकिन रणवीर ने बात बीच में ही रोक लिया और कहा, अरे कहाँ भागे जा रही है तू, न्याय मिलेगा। उस हत्यारे को फांसी मत, मिलिट्री मिलिट्री मैन जो देश की रक्षा कर रहा है, उसी को अपनी पत्नी के खून के आरोप में पकड़ करके उसको फांसी दिलवाई दी जाएगी, तब मेरा नाम रणवीर नहीं। जागर वसुमती को लिवा ले जा। पंचनामा करा के दरोगा जी जीप में रणबीर सादर बैठे चले गए। पीछे गर्द गुबार धुंध में लिपटे लोग त्राही त्राही करते अपने अपने घरों की ओर लौट गए। लौटकर अपने आंगन में मैं संतप्त औरतों के बीच रही, लग रहा था जैसे इस घर से अर्थी उठ रही हो। अब मैं थोड़ा सा टाल करके एकदम कहानी के अंत में जाऊंगा कि इसका बदला कैसे लेती है वो सुमति। देखिए, वोट डालकर, अब देखिए, प्रमुख पद के लिए एक एक बार और प्रमुख पद के लिए, प्रमुख पद के लिए एक बार और चुनाव हुआ, और उस चुनाव में वसुमती ने ही मत डाला। और देखिए उसका क्या होता है कि रहे 2-3 मिनटों में हम उसे पूरा कर लेते हैं। वोट डालकर लौट आई। रणवीर रात के समय लौटे थे। जीप की सर्च लाइट देखते ही गांव के लोग दरवाजे की ओर जुड़ आए। रणवीर सीधे बैठक में चले आ गए। वे बहुत थके हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थी। पानी लेकर के मैं पास जा पहुंची, वे चुप थे। लोग उन्हें अस्वस्थ से देख करके इधर उधर हो गए। एकांत में माथे पर हाथ फेरा तो वह अधिक गंभीर हो उठे। चेहरा दयनीय हो गया। थोड़ी देर में वे रेत में पड़ी मछली से तड़पने लगे। समझाने कुछ शेष नहीं रहा था मां साहब। मैं पराजय पर सांत्वना देने लगी, मतलब प्रमुख पद का चुनाव रणबीर हार गया था, और हारा कैसे ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, धीरज रखो, कोशिश करना तुम्हारा काम था, हार जीत तो लगी रहती है। दिलासा तो दे रही थी, लेकिन मेरा मन भी रूंध रूंध गया था। कभी उनके हाथ को सहलाती, कभी उनके पैर दबाती। भीतर से कुंडी बंद कर ली थी। माँ साहब, ये लिखने की बात नहीं है कि पति को धीरज देने का हर संभव प्रयत्न किया था मैंने। मन से मन और देह से देह मिलाकर उनका ताप हरण करना चाहती थी। वे एकालाप में डूबे हुए थे। वे कौल, वे करार, वो गंगा जली उठा करके सौगंध खाना, सब भ्रम था उस मत की धोखा। कुछ लोगों ने धोखा दिया, मतलब अनेक गांवों के प्रधानों ने मिलकर के प्रमुख का चुनाव करना था, और कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए वो हार गया। अब देखिए होता क्या है। उन्हीं अंतरंग क्षणों में बाहर बतियाता देववीर का स्वर मेरे कानों पर पड़ा। देववीर जो उसका देवर था, रणबीर का छोटा भाई था, वो बोला, अगर एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं। उस लोहरटा के बराबर आई, मतलब लोहार का आदमी खड़ा था। मतलब इस उच्च वर्ग के व्यक्ति रणबीर के सामने एक लोहार जाति का सामान्य आदमी खड़ा था। एक वोट से हार गया वो। कितने? सिर्फ एक वोट से हार गया। विश्वास नहीं कर सकी मैं। सहसा मेरे भीतर भी कुछ डामाडोल होने लगा। मेरे अग्नि देवता, ओ मेरे सप्तपदी दिलाने वाले महापंडित। आप जानते हैं हिंदू धर्म में विवाह के समय अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेकर के शपथ लेनी पड़ती है कि जन्म जन्म का साथ
निभाएंगे दोनों। ओ मैं सप्तपदी दिलाने वाले मेरे महापंडित, ओ मेरी जननी जनक और मास्टर साहब आप सब, ओ मेरे गुरुदेव, आपने मुझे सुख दुख का सहभागिनी, सुख दुख की सहभागिनी, अर्धांगिनी, सहचरी बना करके रणवीर की पत्नी के रूप में विदा किया था मुझे, लेकिन मैं क्या करती, अपने भीतर की सूर्या को नहीं मार सकती थी, क्षमा करना, मैंने वो वोट उसके खिलाफ दिया। मतलब पत्नी के वोट से पति हार गया। इस प्रकार से उसने खतरनाक फैसला लिया। अब तक के फैसले पति उसे लेने नहीं दे रहा था, लेकिन एक फैसला उसने कर दिया कि उसका पति चुनाव हार गया और एक लोहार का बच्चा, एक सामान्य जाति का बच्चा, वह जीत करके प्रमुख बन गया। ध्यान रखिए राजनीतिक रिजर्वेशन की कितनी जरूरत होती है। पत्नी राजनीतिक रिजर्वेशन से प्रधान तो बनी, लेकिन कोई काम नहीं कर पाई, लेकिन वो उसने बदला ले लिया अपने पति से इस प्रकार का कि उसने एक निम्न जाति के, एक शूद्र को, एक सामान्य जाति के ओबीसी के आदमी को उसने प्रमुख पद पर चुनवा दिया अपने एक वोट के खातिर। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। फिर हम कल आपसे मिलेंगे अगली कहानी को लेकर के, जिसका नाम है साहब फिर कब आएंगे माँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय नागरिक।